नमस्कार। उपरेती क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछली क्लास में हमने यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ अरब सागर में गिरती हैं उन्हें कंप्लीट किया है। आज की इस क्लास में हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं कि प्रायद्वीपीय पठार से जो नदियाँ निकलेंगी और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये जो नदियाँ हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी एक एक नदी को आपको बहुत अच्छे से समझना होगा। तो आज की इस क्लास में हम किन किन नदियों के बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, ज़रा एक बार हम उसको थोड़ा सा इस मैप में देख लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर आपको दिख रही होगी, ये है स्वर्णरेखा नदी, इसके नीचे है वैतरणी नदी, इसके नीचे है ये ब्राह्मणी नदी, इसके बाद है यहाँ पे महानदी, इसके बाद यहाँ पे गोदावरी नदी आती है, फिर यहाँ पर है कृष्णा रिवर, इसके बाद पेन्नार, पेल्लार, इसके बाद यहाँ पे कावेरी, वैगई और ताम्रपणी। तो ये सारी वो नदियाँ हैं जिन्हें हम आज यहाँ पे वन बाय वन कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं स्वर्णरेखा नदी से। तो स्वर्णरेखा नदी, जैसे कि नाम से ही लग रहा है स्वर्णरेखा, इस नदी के बारे में ये कहा जाता है कि इस नदी की रेत में ना सोने के कण अधिक पाए जाते हैं, तो जिस वजह से इसका नाम क्या रखा है, स्वर्णरेखा। अब जो स्वर्णरेखा नदी है ये ओरिजिनेट होती है झारखंड में। झारखंड में एक जगह है जिसको बोलते हैं रांची, झारखंड का रांची जिला है, और उस रांची जिले में छोटा नागपुर का पठार है। तो उसी छोटा नागपुर पठार में एक जगह है नागणी, तो उस नागणी नाम की जगह से ये नदी ओरिजिनेट होती है, स्वर्णरेखा नदी। ये स्वर्णरेखा नदी झारखंड से होते हुए पश्चिम बंगाल में आ जाती है, और पश्चिम बंगाल के बाद ये आ जाती है उड़ीसा के बालेश्वर ज़िले में, और बालेश्वर ज़िले में ही ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और इस तरीके से ये 3 राज्यों से होते हुए बहती है और 395 किलोमीटर टोटल ये डिस्टेंस कवर करती है। इस नदी पर झारखंड के रांची में एक बड़ा ही फेमस वाटरफॉल है जिसका नाम है हुंडरू वाटरफॉल, जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा इसी नदी के किनारे जमशेदपुर बसा हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसी जमशेदपुर में टिस्को का प्लांट है, यानी टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड का प्लांट भी कहाँ पर है, जमशेदपुर में, इसी स्वर्णरेखा नदी के किनारे स्थित है। इसके बाद हम बात करेंगे वैतरणी नदी की। अब जो वैतरणी नदी है ये पूरी तरह से उड़ीसा की नदी है। उड़ीसा में एक पठार है जिसका नाम है क्योंझर पठार, तो क्योंझर पठार से ओरिजिनेट होते वैतरणी नदी। और यहाँ पर ये केंद्रापारा एक ज़िला है उड़ीसा का, वहाँ पर ये ब्राह्मणी नदी से मिल जाएगी। अब जो ये वैतरणी नदी है ना, इस वैतरणी नदी की उड़ीसा के लोग बड़ी पूजा करते हैं, जिस तरह से हम गंगा नदी की पूजा करते हैं ना, इसीलिए इस वैतरणी नदी को उड़ीसा की गंगा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर ब्राह्मणी नदी की। अब जो ब्राह्मणी नदी है ये ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर पठार से। तो जब छोटा नागपुर पठार से ओरिजिनेट होते तो वहाँ पर इसकी 2 ब्रांचें हैं, एक शंख और दूसरे का नाम है कोयल। तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पे बना रखा है, यानी जो ये नदी है ब्राह्मणी नदी शंख और कोयल नाम से ओरिजिनेट होती है छोटा नागपुर पठार झारखंड से। लगभग 705 किलोमीटर इसका डिस्टेंस से कवर करेगी, और ये आ जाती है इसके बाद उड़ीसा में। और उड़ीसा में इसमें जब वैतरणी नदी का संगम हो जाता है तो उसके बाद ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है, यानी इस तरह से, जिसको हम बोलते हैं वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी, यानी ब्राह्मणी की एक ब्रांच इधर चली गई और दूसरी ब्रांच उसकी इधर की तरफ चली गई। वितरिका क्या होती है ये मैंने गंगा रिवर सिस्टम में आपको अच्छे से डिफाइन किया था, क्योंकि वहाँ पर भी हमने पढ़ा था कि हुगली नदी एक वितरिका या डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो उसी तरह से ब्राह्मणी नदी भी एग्जाम्पल है किसका, वितरिका का। यानी ये नदी यहाँ एक ब्रांच इसकी यहाँ चलेगी, अब ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी, और दूसरी ब्रांच उसकी ये है, ये भी बे ऑफ बंगाल में मिल जाएगी। तो इसके बीच में यहाँ पर जो केंद्रापारा जिला है ना, यहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है भितरकनिका नेशनल पार्क, और जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसी भितरकनिका पार्क में यहाँ पर मगरमच्छों का संरक्षण किया जाता है। अब ये ब्राह्मणी नदी
जब बे ऑफ बंगाल में गिरती है तो यहाँ पर इस नदी के मुहाने से, यानी नदी का मुहाना मतलब जहाँ पर कोई भी नदी समंदर में मिल रही होती है तो उसको मुहाना बोला जाता है। तो इस मुहाने से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक आयरलैंड है जिसको बोला जाता है व्हीलर आइलैंड, और वर्तमान में इसका जो नया नाम है उसको बोलते हैं एपीजे अब्दुल कलाम आयरलैंड। तो यहाँ से मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, यानी मिसाइल टेस्टिंग रेंज है ये व्हीलर आइलैंड या एपीजे अब्दुल कलाम। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके बाद हम बात करते हैं महानदी की। जो महानदी है ये छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में सिन्हावा पर्वत श्रेणी है। तो सिन्हावा पर्वत श्रेणी से ये ओरिजिनेट होती है। महानदी छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी नदी है और इस नदी का जो रिवर बेसिन है ना, वहाँ छत्तीसगढ़ में एक बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ है और जहाँ पर धान का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ में जो महानदी का रिवर बेसिन है उसे राइस बाउल ऑफ छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है, यानी छत्तीसगढ़ का धान का कटोरा। महानदी छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा राज्य में एंटर हो जाएगी और इस उड़ीसा राज्य में इस पर 3 फेमस पावर प्रोजेक्ट हैं। एक है हीराकुंड, दूसरा टिकरापारा और तीसरा नराज। इसमें से जो आपका हीराकुंड डैम है ये संसार का सबसे लंबा डैम है जो कि उड़ीसा के संबलपुर, झारसुगुड़ा और बारगढ़ जिलों में फैला हुआ है। महानदी इसके पश्चात कटक में आ जाती है। कटक जो कि उड़ीसा का एक बड़ा फेमस टाउन है। यहाँ पर बाराबाती क्रिकेट स्टेडियम भी है और इसी कटक के निकट जो महानदी है अब इसका मुहाना है, यानी ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। महानदी की कुछ फेमस ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी इसकी सहायक नदियां हैं जिनका नाम है शिवनाथ, हंसदेव, मांड, जोंक, ईब, ओंग, तेल इत्यादि। इस तरह से जो ये महानदी है ये 2 राज्यों से होकर गुजरती है और इसकी कुल लंबाई है 851 किलोमीटर। इसकी एक फेमस जो ट्रिब्यूटरी है हंसदेव जो कि छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ पर इस पर एक डैम बनाया गया है जिसका नाम है हंसदेव बैंगो पावर प्रोजेक्ट, जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में स्थित है और ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ा पावर प्रोजेक्ट है। तो जब ये महानदी कटक के निकट अपना मुहाना बनाती है तो यहाँ पर इस पर एक फेमस पोर्ट है जिसका नाम है पारादीप, तो जो कि इम्पोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि पारादीप जो बंदरगाह है या पारादीप जो पोर्ट है वो किस राज्य में स्थित है, तो वो उड़ीसा राज्य में है और महानदी के मुहाने पर स्थित है। अब ये जो बंदरगाह है इस बंदरगाह से आयरन ओर भेजा जाता है जापान को। अब वो आयरन ओर यहाँ आएगा कहाँ से, यानी उड़ीसा में, उड़ीसा का मयूरभंज जिला और क्योंझर जिला, यहाँ पर आयरन ओर की माइंस हैं। तो उन आयरन ओर्स को यहाँ से लाया जाता है इस पारादीप पोर्ट में और जहाँ से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है जापान के लिए। तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस तरह से हमने महानदी को कवर कर दिया है। महानदी के बाद हम बात करते हैं गोदावरी नदी की। गोदावरी नदी, यानी जिस तरह से हम नॉर्थ इंडिया में गंगा नदी को पवित्र मानते हैं ना, इसी तरह से जो गोदावरी नदी है इसको साउथ इंडिया में पवित्र माना जाता है। तो गोदावरी नदी जो है ये ओरिजिनेट होती है महाराष्ट्र में, एक जगह है नासिक। नासिक में जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रेणी है तो वहाँ पर त्र्यंबक नाम की जगह से ओरिजिनेट होती है गोदावरी। और ये गोदावरी महाराष्ट्र, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का बॉर्डर बनाते हुए ये आंध्र प्रदेश में एंटर हो जाएगी और इस तरह से इन 4 राज्यों से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। गोदावरी की कुल लंबाई है 1465 किलोमीटर। ये भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है गंगा नदी के बाद। इसके अलावा अगर हम प्रायद्वीपीय पठार की हम बात करते हैं तो यहाँ की ये सबसे लंबी नदी है। जो ये गोदावरी है, अगर हम देखें इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियाँ तो प्राणहिता,
पूर्णा, पेनगंगा, वैनगंगा, इंद्रावती, दुधना और मंजीरा इस नदी की कुछ प्रमुख ट्रिब्यूटरीज हैं। इस नदी का जो कैचमेंट एरिया है, इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है, तो इसका जो जलग्रहण क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ है। अब ये कैचमेंट एरिया और जलग्रहण क्षेत्र क्या होता है, इसको मैंने अपनी जो पहली वीडियो मैंने बनाई थी इंडस रिवर सिस्टम, उसमें मैंने इसको डिफाइन किया है, आप इसको वहाँ पे समझ सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर चित्रकूट वाटरफॉल की। तो चित्रकूट जो वाटरफॉल है ये छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में स्थित है और ये इंद्रावती नदी पर स्थित है, जो कि सहायक नदी है गोदावरी की, और इसे नियाग्रा वाटरफॉल भी कहा जाता है भारत का। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत का नियाग्रा वाटरफॉल किसे कहा जाता है, तो चित्रकूट वाटरफॉल, क्योंकि जिस तरह से जो नियाग्रा वाटरफॉल है ना, कनाडा और अमेरिका के बीच में वो बहुत बड़ा है, उसी तरह से ये भी बहुत बड़ा वाटरफॉल है चित्रकूट वाटरफॉल, इसलिए इसको नियाग्रा से कंपेयर किया जाता है। गोदावरी नदी डेंड्रियाटिक पैटर्न या वृक्षाकार पैटर्न बनाती है। अब ये वृक्षाकार पैटर्न या डेंड्रियाटिक पैटर्न क्या होता है, इसको मैंने गंगा रिवर सिस्टम में अच्छे से डिफाइन किया है, इसको आप वहाँ पर देख सकते हैं। गोदावरी नदी को आयु के आधार पर तो बूढ़ी गंगा कहा जाता है, इसको आकार के आधार पर दक्षिणी गंगा कहा जाता है। यानी जिस तरह से भाई गंगा नदी एक बहुत बड़ी नदी है, उसी तरीके से गोदावरी भी बड़ी नदी है, इसलिए इसको दक्षिणी गंगा के नाम से जाना जाता है। और जिस तरह से भाई हमारी गंगा नदी है वो सबसे लंबी नदी है, इसी तरह से ये भी प्रायद्वीपीय पठार की सबसे लंबी है, इसलिए इसको बृहत गंगा कहा जाता है। अब इससे बूढ़ी गंगा क्यों कहते हैं, क्योंकि जो प्रायद्वीपीय भारत की जितनी भी नदियाँ हैं ना, ये सब अपनी वृद्ध अवस्था में हैं, इसीलिए इस नदी को क्या कहा जा रहा है, बूढ़ी गंगा कहा जाता है। इसके किनारे कुछ फेमस टाउन हैं, जैसे नंदेड़, ये महाराष्ट्र में है, राजमुंद्री ये आंध्र प्रदेश में है और नासिक महाराष्ट्र में है। इसके अलावा अगर हम कुछ पावर प्रोजेक्ट्स की बात करें गोदावरी पर, तो जायकवाड़ी पावर प्रोजेक्ट जो है महाराष्ट्र में है, रामागुंडम पावर प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना में है, और पंचमपाद पावर प्रोजेक्ट जो कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में है। तो इस तरह से हमने गोदावरी नदी के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन थी वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। आज की इस क्लास को मैं यहीं पर एंड कर रहा हूँ। बाकी की जो रिवर्स बच गई हैं इसको हम कल की क्लास में कवर करेंगे। इस क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।